गुड आफ्टरनून क्लास। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट सेशन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं पोषक तत्व, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से क्वेश्चंस आपको रेलवे में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था। उसके बाद आज बी कॉम्प्लेक्स हमें पढ़ना है, तो बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बढ़िया से हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आप सारे के सारे यहां पर ध्यान दो। अगर हम लोग बात करें सर लास्ट सेशन की, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन ई। सबसे पहले एकदम बेसिक सा जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि भाई विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल अगर आप लोग देखोगे विटामिन ई का, आप लोग देखोगे जो आप लोग देखो रासायनिक नाम है। अगर बात करें, ये वसा घुलनशील विटामिन है। इसका काम मैंने आपको बताया एंटीऑक्सीडेंट। ये शरीर के अंगों को सड़ने से क्या करता है, बचाता है। इस बात को आप लोग सारे के सारे याद रखना। यहीं पर हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपसे कहा कि भाई इसका और कार्य रुधिर वाहिनियों को चौड़ा करना, ब्रेस्ट कैंसर से बताना, गर्भपात के खतरे से जो बताना, अबॉर्शन से बचाना। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी विटामिन ई के बारे में। फिर मैंने आपको बोला कि इसे ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इससे हमारा हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, स्किन और इनफर्टिलिटी, ये सब चीजें इफेक्ट करती है। फिर हमने इसके सोर्स देखे, तो सोर्स मैंने आप लोगों को बताया ऑयल सीड, तेलीय बीज जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स माने जाते हैं। किसका आंसर होगा कि सर विटामिन ई का। फिश जो है अच्छा सोर्स मानी जाती है विटामिन ई का। लीवर जो है वो अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ई का। तो ये बात आप लोग यहां पर याद रखना। जैसे हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देखोगे ये सारे सोर्सेज भी मैंने आपको बताया कि भाई ये सारे सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है विटामिन ई के। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा विटामिन के बारे में, जिसका नाम है नेप्थोक्विनोन। और अगर आप लोग देखोगे ये वसा घुलनशील है और ये रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। दूसरा मैंने आपसे ये भी कहा कि प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण में, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, इसके निर्माण में भी क्या करता है, मदद करता है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। अब यहां से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देखोगे हमने पूरे रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया देखी, कैसे विटामिन के एक एंजाइम की तरह काम करता है। एंजाइम मतलब आप लोग देखोगे कि जो रिएक्शन को क्या करता है, तेज करता है। तो इस बात को आप लोग सारे के सारे ध्यान देना। जैसे ही हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो आप लोग यहां पर देखोगे विटामिन के की अगर हम बात करें तो ये हड्डियों के ऊतक के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। ये भी आप लोग यहां पर याद रखना। हड्डियों में जो टिश्यू होते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, जिसका आप लोग देखो कि निर्माण जो है वो विटामिन के मदद करता है बनाने में। तो इस बात को भी आप लोग याद रखना। अब हम यहां से जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमने ये देखा कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होगा, तो ब्लीडिंग होगा, क्योंकि रक्त का थक्का नहीं बनेगा। साथ ही साथ रक्त का थक्का जमने के लिए कितने मिनट लगते हैं, 2 से 5 मिनट। तो 2 से 5 मिनट आप लोग देखोगे जिसमें हमारा ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। ये हम लोगों ने देखा। यहां से आगे बढ़े, हमने विटामिन के दो नाम और देखे, फिलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन देखा, मीनोक्विनोन देखा। जब प्लांट से मिलता है तो उसे हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं, मीट से मिलता है तो मीनोक्विनोन बोलते हैं। छोटी आंत जो है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है ई कोलाई, वो अगर आप लोग देखोगे विटामिन के बनाता है। ये भी मैंने आप लोगों को यहां पर बताने का प्रयास किया, ठीक है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब हम लोग यहां पर जो है वो डिस्कस जो करने वाले वो आप लोग देखो इसके नेचुरल सोर्स मैंने आपको बताया कि भाई इसके नेचुरल सोर्स क्या है। तो ये सारे के सारे नेचुरल सोर्स हम लोगों ने देखे। अब यहां से आगे बढ़कर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे बी कॉम्प्लेक्स पर। तो अब बी कॉम्प्लेक्स पर हमारा पूरा डिस्कशन होगा। तो चलिए भाई बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो आप यहां पर ध्यान देना। बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले तो ये देखो कि बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन कहां से लेकर कहां तक होते हैं। तो अगर हम बात करें बी कॉम्प्लेक्स में B1 से लगाकर अगर आप लोग देखोगे B2 तक आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप लोग देखो B1 से लगाकर B12 तक आपको ये सारे के सारे विटामिन देखने को मिलेंगे। तो भाई B1 से B12 तक ये बी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन इसमें याद रखना, इसमें कौन कौन नहीं होता, B4 नाम का कोई विटामिन नहीं होता, B8 नाम का कोई विटामिन नहीं होता, B10 नाम का कोई विटामिन नहीं होता और B11 नाम का कोई विटामिन नहीं होता। तो ये सारे वो विटामिन है जो नहीं होते हैं। तो ये आप लोग सारी बात ध्यान रखना कि भाई 4, 8, 10, 11 ये विटामिन जो है वो नहीं होते हैं। मैंने यहां पर बना दिया क्रॉस कि सर ये नहीं होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि बी कॉम्प्लेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे इसका क्या फंक्शन है, क्या कार्य, सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। अगर आप यहां पर देखोगे, अगर मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं तो आप सारे लोग यहां पर एक चीज ध्यान देना कि भाई यहां पर अगर आपसे पूछा जाए बी कॉम्प्लेक्स का सोर्स क्या होगा, सोर्स क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए क्या हम ऐसी चीजें खाएं जिससे हमें जो है हमारे शरीर को बी कॉम्प्लेक्स मिले,
तो बी कॉम्प्लेक्स के अगर सोर्स की बात करें ना, तो इसमें सबसे पहला आप लोग नाम याद रखना कि भाई बी कॉम्प्लेक्स के सोर्स में सबसे पहला जो सोर्स होगा वो होगा अनाज। तो आप यहां पर एक बात याद रखना, अनाज, अनाज को हम लोग कहेंगे ग्रेन्स। तो जितने भी अनाज होते हैं हमारे, ये सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो आप अगर अनाज का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में जो है कि आपको जो है कि भैया आपको बी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं कि भाई दूसरा, अगर आप लोग यहां पर देखोगे, दूसरा आपको पॉइंट यहां पर मिलेगा अंकुरित अनाज। तो एक हो गया सर अनाज, दूसरा हो गया अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे स्प्राउटेड, स्प्राउटेड ग्रेन, स्प्राउटेड ग्रेन्स। मतलब आप लोग देखो अंकुरित अनाज समझ गए ना आप, जैसे चने दाल वगैरह जो होते हैं इन पे आप लोग देखो हल्का सा जब पौधा निकल आता है तो फिर वो चने हम लोग खाते हैं, तो वो अंकुरित हैं और वो बहुत अच्छा सोर्स है किसका? बी कॉम्प्लेक्स का। तो बी कॉम्प्लेक्स का सोर्स आप लोग यहां पर याद रखना। चलो भाई ठीक है भाई सिद्धांत, हमने यहाँ पर आपकी कमेंट पढ़ ली है कि जो आप ये कह रहे हैं कि सर एक ही कमेंट को बार बार आप कर रहे हैं कि सर ऐप पर प्रॉपर टाइम टेबल डलवा दीजिए। टाइम टेबल है वहां पर सारा की सारा, हर दिन का आपको एक दिन पहले का शेड्यूल मिल जाएगा। अगर आप खोल के देखोगे तो शेड्यूल में आपको प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहे अनाज हो या अंकुरित अनाज हो, ये अगर आप लोग देखोगे बी कॉम्प्लेक्स का बढ़िया सा सोर्स है। वहीं आप लोग देखो कि सर और क्या सोर्स हो सकता है, तो मछली आप लोग देखोगे, या मछली से पहले अगर मैं आपके लिए लिखूं डेयरी प्रोडक्ट, तो अगर आप यहां पर देखोगे डेयरी प्रोडक्ट जो है ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। किसका आंसर होगा? डेयरी उत्पाद। जो डेयरी उत्पाद होंगे आप लोग देखोगे, डेयरी उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट। अब डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा? डेयरी प्रोडक्ट में अगर आप लोग देखोगे दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, चीज, ये सारा जो है ये बढ़िया सोर्स है किसका? बी कॉम्प्लेक्स का। ये बात आप यहां पर याद रखना। अगर मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं तो हमने यहां पर अनाज देखा, अंकुरित अनाज देखा, डेयरी उत्पाद हमने देखा। उसके बाद आप लोग यहां पर देखोगे अगला जो सोर्स होगा वो होगा मछली। जो लोग मांसाहारी हैं आप लोग देखोगे फिश जो है ये भी आप लोग देखो बहुत अच्छा सोर्स है किसका? बी कॉम्प्लेक्स का। तो बी कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई जो आप लोगों को यहां पर देखने के लिए, जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आपने देखा अनाज हो गया, अंकुरित अनाज हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद में हमारी जो है फिश हो गई। ये सारे के सारे हम लोगों ने सोर्स देख लिए बी कॉम्प्लेक्स के। अब बी कॉम्प्लेक्स के हम लोग काम देखेंगे कि भाई हमारे शरीर में बी कॉम्प्लेक्स का क्या क्या काम है, क्या फंक्शन है हमारे शरीर में बी कॉम्प्लेक्स का। तो बी कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला काम देखो, बी कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला काम है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन हिंदी में हम लोग कहेंगे मस्तिष्क का विकास। तो आप लोग एक बात याद रखना, बच्चे जो होते हैं ना उनके ब्रेन डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप यहां पर देखोगे जो बच्चे होते हैं उनके अगर हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आप लोग देखोगे कि भाई आप लोग देखोगे क्या हो गया, एक हमारा बी कॉम्प्लेक्स हो गया जो कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आयोडीन, एक आयोडीन जो मिनरल है वो भी बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आयोडीन किस में होता है? नमक में। ऐसा नमक इस्तेमाल करा कीजिए जिसमें क्या हो? आयोडीन हो, ताकि आप लोग देखो बच्चों का ब्रेन बढ़िया तरीके से क्या हो? डेवलप्ड हो। अब यहां पर आप लोग एक और बात समझना कि सर इसका इतना इंपॉर्टेंट काम है ब्रेन डेवलपमेंट, तो बच्चों को तो बी कॉम्प्लेक्स मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो तुमने अगर बचपन में देखा हो कॉम्प्लेन देखा हो, या फिर तुम लोगों ने देखा हो कि भाई कॉम्प्लेन हो गया, बॉर्नवीटा का नाम अगर आपने सुना हो, तो ये आप लोग देखे होंगे। तो इसके अंदर इमेज जो बनी होती है ना वो देखना अनाज की, जो आप लोग देखो बाली होती है उसका इमेज बनी होती है। क्यों? क्योंकि बताना चाह रहे होते हैं कि भाई इसके अंदर आप लोग देखो अनाज हमने रखा है, क्योंकि अनाज बहुत अच्छा सोर्स है किसका? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का। तो ये आप लोग एक काम जरूर याद रखना कि सर यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और ये इंपॉर्टेंट काम क्या है?
चलो भैया, अब आप लोगों को अब क्लियर होगा, ठीक है। हाँ जी। चलो, तो अब क्लियर होगा। थोड़े समय के लिए टेक्निकल इश्यू हुआ, और टेक्निकल इश्यू के कारण आप लोग देखोगे हमारी क्लास रुक गई थी, है ना। तो आप लोग सारे के सारे यहां पर ध्यान देना, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण हमारी क्लास जो रुक गई थी, अब आप लोग देखो क्लास प्रॉपर है, अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा था मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, आप लोग सारे ध्यान देना। मैंने आपको ये बता रहा था कि जो बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें अगर आप लोग देखोगे बी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। हमारे मस्तिष्क का विकास जो है वो कौन करता है, आंसर होगा बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स मस्तिष्क के विकास में बड़ी भूमिका निभाता है। बच्चों में अगर आप लोग देखोगे, तो मैं आपसे यही बता रहा था कि बच्चों में बी कॉम्प्लेक्स और एक और आप लोग देखो मिनरल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आयोडीन। और आयोडीन किस में होता है, नमक में होता है। तो नमक में अगर आप लोग देखोगे, नमक में आयोडीन होता है। आयोडीन के कारण जो है बच्चों का ब्रेन जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है। तो ऐसा नमक होना चाहिए हमारे घर में जिसमें आयोडीन हो। साथ साथ बच्चों को बी कॉम्प्लेक्स देना चाहिए। जैसे अनाज जो है बहुत अच्छा सोर्स है, मैंने आपको ये भी कहा कि बॉर्नवीटा हो गया, कॉम्प्लेन हो गया, ये अगर आप लोग देखोगे कि सर इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स होता है, बच्चों को ये दिया जाता है। इसके जो इनके जो बॉक्सेस होते हैं, चाहे बॉर्नवीटा का हो या फिर आप लोग देखो कॉम्प्लेन का हो, इनके बॉक्सेस पर आपको गेहूं की बलिया देखने को मिलेगी। और वो गेहूं की बलिया जो होती है ना, वो अगर आप लोग देखोगे कि वो यही इंडिकेट कर रही होती है कि बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होता है अनाज के अंदर, ठीक है। अगला इसका काम देखो भाई, अगला इसका काम अगर आप लोग देखोगे, तो अगला इसका काम आप लोग यहां पर याद रखना, अगला काम है रेगुलेशन ऑफ हेयर। रेगुलेशन ऑफ हेयर, रेगुलेशन ऑफ हेयर, बालों पर नियंत्रण। बालों पर अगर आप लोग यहां पर देखोगे नियंत्रण, तो बालों पर नियंत्रण भी होता है किसका, बी कॉम्प्लेक्स का। तो बी कॉम्प्लेक्स ने आपने देखा कि सर बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करें, तो ब्रेन का डेवलपमेंट, बालों पर नियंत्रण। तीसरा इसका फंक्शन अगर मैं बताऊं, तो ये आप लोग देखोगे कि सर ये हमारी स्किन को भी ख्याल रखता है, स्किन का, त्वचा का भी रखता है। त्वचा के साथ साथ आप लोग देखोगे टंग का भी हमारी ख्याल रखता है, आप लोग देखोगे जीभ का भी सर हमारा ख्याल रखता है। उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स सर ये एक और आप लोग देखोगे हमारे लिप्स जो होते हैं, आप लोग देखोगे इनका भी ख्याल रखता है, ओष्ठ का भी। ठंड में कभी देखा हो तो ठंड का समय जो होता है, ठंड के समय हमारे ओठ जो है छिल जाते हैं, उस पर स्किन हल्की सी निकलने लगती है। तो आप लोग देखोगे वो भी जो है बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होता है। उसको एक बीमारी बोलते हैं, चेलोसिस या किलोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो आप लोग देखोगे, उसके कारण आप लोग देखोगे हमारे ओठ जो है छिलने लगते हैं, जिसके कारण जो एक कारण क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स की हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। हाँ चलो, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया, बिल्कुल जहां पर क्लास अटकी थी वहां से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। संदीप जी एक ही कमेंट को बार बार मत करिए, एक ही कमेंट को आप बार बार रिपीट मत करिए भाई, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे अगला काम अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, तो अगला काम एक तो ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया, रेगुलेशन ऑफ हेयर हो गया, स्किन, टंग, लिप्स हमने यहाँ पर देख लिया। अगर आप देखोगे ये को एंजाइम की तरह कार्य करता है, को एंजाइम की तरह कार्य करता है। हिंदी में हम लोग कहेंगे सहविकर की तरह कार्य करता है, सहविकर। अब यहां पर एक बात समझो, को एंजाइम होता क्या है, तो सबसे पहले आप एंजाइम समझो। अगर हम एंजाइम की बात करें, अगर हम एंजाइम की बात करें, अगर हम विकर की बात करें, तो आप एंजाइम का मतलब यहां पर यह समझिए, एंजाइम का मतलब क्या होता है, विकर का मतलब ये होता है कि ये अभिक्रिया को क्या करते हैं, तेज। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने उत्प्रेरक शब्द सुना होगा, उत्प्रेरक को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। और अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि जो कैटलिस्ट होता है, जो उत्प्रेरक होता है, वो अभिक्रिया को तेज करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखो कि अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा जो खाना है, वो अगर आप लोग देखो कि आपको चबाना है, तो आप कहां पर, माउथ में। और माउथ में अगर लार ना बने, एक एक क्षण के लिए आप लोग ये सोचिए कि लार ना बने, तो क्या खाने को ठीक से चबा पाएंगे, नहीं चबा पाएंगे। तो लार जो है वो खाने के चबाने की जो प्रोसेस है उसको क्या कर देती है, तेज कर देती है, उसकी स्पीड बढ़ा देती है। तो आप लोग यहां पर एक चीज देखो, वैसे ही अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं कि जो एंजाइम है वो अभिक्रिया को क्या करते हैं, तेज करते हैं। और जब तेज करते हैं तो इनको कैटलिस्ट हम लोग बोलते ही बोलते हैं। लेकिन अगर हम हमारे हेल्थ में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इसको हम लोग कहेंगे जैविक उत्प्रेरक। तो जैविक उत्प्रेरक के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो याद रखना, बायोलॉजिकल क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। हाँ जी।
अब एक और चीज आप लोग यहां पर ध्यान देना, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो आप लोग यहां पर देखो कि जो को एंजाइम होते हैं उनका काम क्या होता है। को एंजाइम हमने देखा कि भाई बी कॉम्प्लेक्स का काम जो है को एंजाइम की तरह भी होता है। तो अगर को एंजाइम की अगर हम बात करें, हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं सहविकर, और सहविकर की अगर हम बात करें तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इसको एक्टिव करना। किसको एक्टिव करना, तो आप लोग देखोगे एंजाइम को एक्टिव करना जो है, सक्रिय करना, किसका काम है, को एंजाइम का। को एंजाइम एंजाइम को सक्रिय करता है। एंजाइम हमारे शरीर के अंदर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, सारी अभिक्रिया को क्या करता है, तेज करता है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। तो हमने यहां पर जो है ये देखा कि सर कैसे जो है इसके फंक्शन देखे, ब्रेन का डेवलपमेंट देखा, बालों पर नियंत्रण देखा, स्किन को एंजाइम देखा। एक और इसका काम मैं आपको बताता हूं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, हेल्प्स इन द formation of RBC, helps in the formation of RBC। हिंदी में हम लोग कहेंगे आरबीसी के निर्माण में सहायता करना, आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में सहायता करना। तो आप लोग यहां पर याद रखना, आरबीसी के निर्माण में क्या करना, सहायता करना, ये इसका अगला फंक्शन हो गया। ठीक है, चलो तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन आप लोग देखो आपके सामने है, जो जो अभी हमने पढ़ा है विटामिन, उससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन है। बताइए कौन सा विटामिन बहुल पोषक तत्व होता है। बताओ भाई, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा विटामिन बहुल पोषक तत्व होता है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन है, आपको यहां पर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपके क्वेश्चन का इंतजार है, जब तक मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई जितने भी हमारे विटामिन है, सारे के सारे विटामिन हम लोग किस में खाते हैं। तो विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो आप सारे जानते हैं कि सर इसको हम मिलीग्राम में खाते हैं, और मिलीग्राम में खाने के कारण इसे हम लोग बोलते हैं, क्या आंसर होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट इसे हम लोग बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट इसे बोलते हैं। हिंदी में इन्हें हम लोग बोलते हैं अल्प पोषक तत्व, अल्प पोषक तत्व इन्हें हम लोग कहते हैं। और जब इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं तो केवल आपके पास एक विटामिन ऐसा है, बहुत बढ़िया, उर्मिला, जो है यहाँ पर हम लोग देखें, राहुल, विराज, राजेश, शुभम, शिल्पी, जितेंद्र, आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है कि यहां पर आप लोग देखोगे सारे के सारे विटामिन जो होते हैं वो आप लोग देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिनको हम जो है मिलीग्राम में खाते हैं। लेकिन एक विटामिन ऐसा है जिसका नाम है विटामिन सी, और विटामिन सी की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम ग्राम में खाते हैं। और जब इससे हम ग्राम में खाते हैं तो ये अपवाद है, क्योंकि सारे के सारे जो विटामिन है, सारे के सारे जो विटामिन है, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि सारे के सारे जो विटामिन है वो माइक्रो है। लेकिन विटामिन सी ग्राम में खाने की वजह से आप लोग देखोगे ये क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। और अगर आप लोग देखोगे इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुल पोषक तत्व, बहुल पोषक तत्व। तो हिंदी में इसे हम लोग बहुल पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा विटामिन शरीर में स्वयं बनता है। बताओ भाई, सारे के सारे आंसर दीजिएगा इसका भी, कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में स्वयं बनता है। पहला ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, के, डी और उसके बाद में ई। तो आपको यहां पर बताना है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में स्वयं बनता है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं ना तो दो विटामिन जो है हमारे शरीर में स्वयं बनते हैं, आपके आंसर का इंतजार करूंगा। एक आप लोग देखोगे कि भाई जो यूवी रेस है, एक इधर हम लोग यहां पर देखेंगे, जो यूवी रेस है, जो यूवी रेस है जिसको हम लोग बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। तो अब आपके आंसर आना हो चुके होंगे शुरू। तो आप लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, विटामिन के और डी। तो देखो डी कैसे बनता है, पराबैंगनी किरणें हमारी स्किन के साथ मिलती हैं, और स्किन में होता है फैट, स्किन में होता है फैट, ये दोनों मिलकर दो ऑर्गन को एक्टिव करते हैं। एक ऑर्गन का नाम है लीवर और दूसरे ऑर्गन का नाम है किडनी। और जब लीवर और किडनी, यकृत, और आप लोग देखोगे कि सर यकृत और वृक्क, ये दोनों जब एक्टिव होते हैं तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी इस तरीके से बनता है।
वहीं आप लोग देखो विटामिन के कैसे बनता है, तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी जो आंत है हमारी, ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत के अंदर आप लोग देखोगे एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है। और उस बैक्टीरिया या उस जीवाणु की अगर हम बात करें तो उस बैक्टीरिया को छोटी आंत में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है जीवाणु, जिसको बोलते हैं हम ई कोलाई। और ये ई कोलाई जो है सर, ये बनाता है विटामिन के। क्या बनाता है भाई? विटामिन के। पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऑप्शन में दोनों ही हो, कि भाई बताओ दोनों में से आपको किसी एक को टिक करना है, के भी है और डी भी है, तो याद रखना पहली प्रेफरेंस के को देना और दूसरी प्रेफरेंस डी को देना। ये दोनों विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर में स्वयं बनते हैं। एक छोटी आंत से बनता है तो एक लीवर और किडनी से बनता है, ये हम लोगों ने यहां पर देखा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन अगर आप लोग यहां पर देखोगे, कौन सा विटामिन सौंदर्य विटामिन होता है, आपको यहां पर यह बताना है कौन सा विटामिन जो है वो सौंदर्य विटामिन होगा। विटामिन बी, सी, ई, ए। तो आपको यहां पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा कि जो विटामिन जो है सौंदर्य विटामिन की कैटेगरी में आता है। बताओ भाई, सौंदर्य विटामिन अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? सौंदर्य विटामिन आप सभी लोग जानते हैं कि सर कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं, हिंदी में भी इन्हें हम लोग यही कहते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है अंगों को सड़ने से क्या करना? बचाना। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। अतुल, रीना, शिल्पी, बहुत शानदार। अभिषेक, आप सभी लोग जो है बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं कि यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ना सर, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी मतलब विटामिन ई। और विटामिन ई को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और विटामिन ई का नाम आप सारे लोग जानते हैं, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है इसका नाम है, तो ये आप लोग सारे जानते हैं। और सर ये एंटीऑक्सीडेंट सड़ने से बचाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है सर सड़ने से बचाता है। सड़ने से बचाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है? अभी हमने देखा विटामिन ई और विटामिन सी, लेकिन आप लोग देखो कि दोनों अगर आ जाएं कि भाई विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट है, सड़ने से बचाता है, और विटामिन सी भी, दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो पहले नंबर पर आपको विटामिन ई को सिलेक्ट करना है और दूसरे नंबर पर आपको किसको रखना है? विटामिन सी को रखना है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप हमेशा किसको दोगे? एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन आप लोग देखो ई को, क्योंकि विटामिन ई जो है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग देखें। ई का नाम पता है आपको? टोकोफेरॉल है। तो ई का नाम तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई ई का नाम है टोकोफेरॉल। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो सी का नाम है वो नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक आप लोग देखोगे एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। तो ये मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया है ना। जी बिल्कुल, तो इस बात को आप लोग सारे यहां पर ध्यान देना, सारे के सारे इसको याद रखना। हम्म। तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। अगला हम लोग आते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलो भाई, अब इधर ध्यान दो आप। अगला क्वेश्चन देखो, तेलीय बीजों का जीवन काल लंबा जो है वो किस विटामिन के कारण होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई तेलीय बीजों का जीवन काल जो है वो किस विटामिन के कारण आप लोग देखोगे कि लंबा होता है, तो यहां पर भी आंसर क्या होगा? विटामिन ई। क्योंकि विटामिन ई जो है ये भी आप लोग देखो किसकी तरह कार्य करता है, मैंने आपको पढ़ाया है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है चीजों को सड़ने से बचाना। जैसे मैंने आपको कहा था, सोयाबीन के बीज हों, सरसों के बीज हों, ये अगर आप लोग देखोगे हम लंबे समय तक रखते हैं लेकिन खराब नहीं होते। तो बहुत लंबे समय तक रखते हैं फिर भी खराब नहीं होते। ठीक है, तो कई बार तुमने देखा होगा, बिल्कुल गांव में जो भरता है तो आप लोग देखो विटामिन सी घाव भरने में, बिल्कुल घाव भरने में मदद करता है। तो ये सारे आप लोग यहाँ पर याद रखना। अच्छा, एक प्रश्न का आप मुझे आंसर दो, और मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि जरा मुझे आप लोग ये बताओ, हम लोग पढ़ चुके हैं, आप सारे के सारे मुझे एक प्रश्न का आंसर देंगे कि हमने विटामिन ए पढ़ा, विटामिन हमने सी पढ़ा, विटामिन डी पढ़ा, विटामिन ई पढ़ा, विटामिन के पढ़ा, सारे विटामिन, और अब बी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। तो मुझे एक बार बताओ, सबसे पहले तो विटामिन बी वन का नाम क्या होगा? बताओ भाई। रीना, राम, राजेश, गौतम, गौरव, रानी, जिया, सुमित, रवि, आप सब मुझे बताओ बी वन का नाम क्या होगा, फिर मैं यहां से आगे लेकर चलता हूं। तो ये हमने यहां पर देखा। ठीक है, बताओ भाई बी वन का नाम क्या होगा? क्योंकि आपको विटामिन ए का नाम पता है, रेटिनॉल होगा।
विटामिन सी का नाम पता है, एस्कॉर्बिक एसिड होगा। विटामिन डी का नाम पता है, कैल्सीफेरॉल होगा। विटामिन ई का नाम आपको पता है, टोकोफेरॉल होगा, जो कि जिसके कारण तेली बीज जो है लंबे समय तक बने रहते हैं, खराब नहीं होते। तो मैंने आपको कहा है कि तेली बीज बहुत लंबे समय तक हम रखते हैं, क्यों? क्योंकि विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट, वो सड़ने से क्या करता है, बचाता है। तो मैंने आपसे पूछा है कि भाई बी वन का नाम बताओ। बहुत बढ़िया चेतन, सबसे पहले तुमने आंसर दिया थाइमीन जो है सर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। थाइमीन, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। आप सारे लोगों ने बहुत व्यवस्थित तरीके से, सभी लोगों ने बढ़िया से आंसर दिया है कि सर थाइमीन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज का जो क्वेश्चंस के बाद में हमारा सबसे पहला जो विटामिन होगा वो थाइमीन ही होगा, उस पर ही हम डिस्कशन करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा विटामिन ऐसा है जिसको तुम लोग गर्म करोगे? तो बहुत बढ़िया यार, जो है कि यहाँ पर जो है सिंह साहब, चेतन, आलोक, रानी, अभी, जो है कि रीति, रॉक, दीप, बंटी, देवेंद्र, आप सभी लोगों ने बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया है, सभी लोगों ने। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा विटामिन गर्म करने पर निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब हम उसे गर्म करेंगे और वो डीएक्टिव हो जाएगा? तो याद रखना वो है विटामिन सी। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जिसको तुम लोग गर्म करोगे ना तो ये आप लोग देखो कि निष्क्रिय हो जाएगा। जैसे नींबू है, नींबू पानी को लोग गर्म करो, वो गायब हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा, उसके अंदर फिर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत शानदार तरीके से, मतलब आपको विटामिन का चार्ट बढ़िया से याद है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन नमक से सर्वप्रथम अभिक्रिया करेगा? देखो अब मैंने क्या किया, मैंने एक प्याज लिया, ओनियन, मैंने प्याज लिया भैया। प्याज के साथ में मैंने यहां पर रखा टमाटर, इधर टमाटर भी रखा मैंने। चलो नींबू, लेमन रखा मैंने, लेमन रखा, यहां पर मैंने जो है नींबू रखा। तो आपने यहां पर कहा कि सर प्याज, नींबू, और इसके ऊपर मैंने लिया सॉल्ट। तो आप बोलो सर बढ़िया, तुम तो सलाद बना रहे हो। सर तुमने तो यहाँ सलाद बना दिया, प्याज लिया, नींबू लिया, और आप लोग देखो कि भैया नमक लिया, आपने सलाद बना दिया। तो आप यहां पर देखो कि मैंने नमक का छिड़काव प्याज पर भी करा, नमक का छिड़काव मैंने आप लोग देखो कि भाई नींबू पर भी किया। तो अब मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन सबसे जल्दी किसके साथ होगी? नींबू में क्या होता है? नींबू में आप लोग देखोगे विटामिन सी होता है। तो आप यहां पर एक चीज देखो कि जैसे ही नमक हम डालेंगे तो नमक तेजी से घुलेगा किसके साथ, घुल मिल किसके साथ जाएगा, मतलब क्रिया किसके साथ कर लेगा? तो आप बोलोगे कि सर जो नींबू है ना इसके साथ विटामिन सी के साथ आप लोग देखोगे कि सर जो नमक है वो आप लोग देखो कि मिल जाएगा। नमक जो आप लोग देखोगे यहां पर मिल जाएगा क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी तेजी से घुल मिल जाएगा और जो है कि भैया उसके साथ जो है पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, इम्यूनिटी कौन प्रदान करता है? तो देखो तीन तीन विटामिन है, आप सारे लोग जानते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल भी होता है, विटामिन सी ये भी इम्यूनिटी प्रदान करता है, विटामिन डी ये भी इम्यूनिटी। लेकिन पहले नंबर पर आपको किसको रखना है? विटामिन ए को। दूसरे नंबर पर आपको किसको रखना है? विटामिन सी को। और तीसरे नंबर पर आपको किसको रखना है? विटामिन डी को। तो एक बात ये भी आप सारे के सारे ध्यान रखना कि विटामिन ए पहली प्रेफरेंस है, मतलब इम्यूनिटी हमसे पूछा जा रहा है कि भाई प्रतिरोधक क्षमता कौन सा प्रदान करता है, तो सी से पहले भी अगर कोई आएगा तो वो कौन आएगा? ए, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद में डी। तो डी भी हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, तुम लोग अच्छे से बढ़िया से पढ़ते हो, बढ़िया से आंसर दे रहे हो सारे लोग। बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे कि आप लोग सारे के सारे बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं। जो हमने पढ़ा है वही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप बहुत शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं। तो जो आपके डाउट्स है ना वो भी यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। कैसे कि आपने यहाँ पर बोला था कि भाई ए, सी और डी, और इसमें सर कौन सा पहले लगाए? तो मैंने आपको बता दिया ए सबसे पहले, फिर उसके बाद सी और उसके बाद में फिर डी। तो ये आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भाई यहां से। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बताओ कौन सा विटामिन ड्रीम फॉर्मेशन में मदद करता है? तो अगर आपसे पूछा जाए ना फॉर्मेशन ऑफ ड्रीम, फॉर्मेशन ऑफ ड्रीम, फॉर्मेशन ऑफ ड्रीम, हिंदी में हम लोग कहेंगे स्वप्न का निर्माण। तो हिंदी में अगर आप लोग देखोगे कि भाई स्वप्न का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए, स्वप्न का निर्माण, तो पहले तो आप एक बात समझो कि भाई ड्रीम जो है बनते कैसे। अगर आप यहां पर देखोगे ड्रीम का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो भाई अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, आप सारे लोग यहां पर ध्यान देना। स्वप्न बनते कैसे, ड्रीम का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो भी आप दिन भर सोचते रहते हो, जो भी दिन भर आप सोचते रहते हो, जैसे उठते हो बैठते हो, जो भी आप सोचते रहते हो,
उसी का मिला जुला कर आप लोग देखो ड्रीम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सपने का जो है निर्माण आप लोग देखोगे उसी से मिला जुला कर होता है। तो ये यहां पर आप लोग याद रखना कि भाई ड्रीम का फॉर्मेशन। लेकिन आप लोग देखो कि हमारे ब्रेन में जो हम लोग दिन भर सोचते हैं उसी से होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ड्रीम का फॉर्मेशन में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो याद रखना B6। और B6 का नाम आप सारे लोग जानते हैं, पायरोडॉक्सिन। तो पायरोडॉक्सिन जो एसिड है वो अगर आप लोग देखोगे वो किस में होता है, B6 में। तो B6 विटामिन यहां पर हमारा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि ये ड्रीम फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो है ना पूछे गए हैं सारे के सारे, तो ये आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या किए गए, पूछे गए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यकृत किस विटामिन का अच्छा सोर्स है। तो आप यहां पर एक बात याद रखना, लीवर अगर आपसे पूछा जाए ना तो लीवर विटामिन के का। जैसे आप बोलोगे कि सर लीवर तो विटामिन ई का भी सोर्स है, तो याद रखना लीवर जो है, लीवर अगर यकृत की बात करें तो ये यकृत दो विटामिन का अच्छा सोर्स है। एक आप लोग देखोगे, एक विटामिन ई और दूसरा विटामिन की। तो पहली प्रेफरेंस पर ई को रखेंगे, सॉरी पहली प्रेफरेंस पर के को रखेंगे और दूसरी प्रेफरेंस पर हम ई को रखेंगे। तो जब भी आपको दोनों ऑप्शन मिले, जैसे इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन मिल गए, तो दोनों ऑप्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि भाई लीवर जो है उससे हमें विटामिन क्या मिलेगा, के मिलेगा। और ई जो है वो आप सभी लोग जानते हैं कि लीवर से भी हमें विटामिन ई भी मिलेगा। लेकिन पहली प्रेफरेंस पर के और दूसरी प्रेफरेंस पर आप लोग देखोगे यहां पर हम लोग किसको रखेंगे, आंसर होगा विटामिन ई को। तो ये बात आप सारे के सारे ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, अब आते हैं हम लोग विटामिन B1 पर। चलो भाई, तो B1 का नाम तुम लोगों ने मुझे बताया था, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। B1 का नाम तुम लोगों ने मुझे बताया था कि सर B1 का नाम है थायमीन। B1 का नाम क्या है, थायमीन। और B1 जो है ना सर, B1 जो है ये जल घुलनशील है या वसा घुलनशील, तो विटामिन बी है सर ये, तो ये होगा जल घुलनशील। जल घुलनशील आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे वाटर सोल्यूबल। जल घुलनशील वाटर सोल्यूबल के नाम से इसे हम लोग जानेंगे। तो B1 याद रखना, B1 को हम लोग वाटर सोल्यूबल विटामिन कहेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि तुम सारे लोग ये आंसर तो जरूर दे दोगे कि अगर सर हमारी बॉडी में B1 कम हो जाए, अगर हमारी बॉडी में, तुम ये, मैं तो उम्मीद करूंगा आप लोग सारे के सारे आंसर दे दोगे, क्योंकि बचपन से हमने पढ़ा है कि अगर B1 कम हो जाए तो रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि बेरी बेरी क्या होता है, तो फिर हो सकता है आप लोग एक क्षण के लिए सोचने लग जाएं सारे के सारे कि यार बेरी बेरी जो है वो होता क्या है। क्योंकि हमने जैसे पढ़ा, चलो मुझे एक बात बताओ, हमने पढ़ा विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। और स्कर्वी का मतलब आप लोग देखोगे क्या नहीं भरना, घाव नहीं भरना। तो हमने यहां पर बचपन से ये तो याद कर रखा था कि भाई विटामिन सी अगर कम हो गया तो स्कर्वी होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भाई स्कर्वी के कारण क्या होता है। तो स्कर्वी के कारण घाव नहीं भरते हैं, हमारे शरीर के जो घाव हैं वो नहीं भरते हैं। तो घाव नहीं भरना क्या कहलाता है, आंसर होगा स्कर्वी। अब मुझे एक बार बताओ, कौन सा एक प्रोटीन है जो घाव भरने में आप लोग देखो कि मदद करता है, कोलेजन। तो कोलेजन वो प्रोटीन है आप लोग देखोगे जो घाव भरने में क्या करता है, मदद करता है। याद रखना आप लोग। अब देखो बेरी बेरी में क्या होता है ये हम यहां पर समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज देखो, थायमीन में आपको एक शब्द देखने को मिलेगा और वो शब्द होगा थाय, और इस थाय का मतलब होगा सल्फर। इस थाय का मतलब क्या होगा, सल्फर। तो सल्फर अगर आप लोग यहां पर देखोगे, इसका मतलब कि भाई ये ऐसा विटामिन है B1 जिसके अंदर सल्फर होता है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि भाई ये सल्फर कंटेनिंग विटामिन है। सल्फर, सल्फर कंटेनिंग सल्फर कंटेनिंग विटामिन है, ठीक है। तो इसके अंदर सल्फर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऐसा विटामिन हमें बताओ जिस विटामिन के अंदर सल्फर होता है, तो सल्फर आप लोग यहां पर याद रखना, सल्फर विटामिन B1 में होगा जिसका नाम थायमीन है। अब देखो भाई यहां पर बेरी बेरी का मतलब क्या होता है, देखो बेरी बेरी का मतलब यह होता है कि जब भी हमारे शरीर में B1 की कमी होती है, तो जब विटामिन B1 हमारे शरीर में कम होता है तो आरबीसी भी कम हो जाता है। और जब आरबीसी कम होता है तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी फॉर्मेशन किसका होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ही तो आरबीसी बनता है। तो सर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो क्या होगा, जरा मुझे कमेंट में बताओ। अगर किसी के शरीर में, तुम लोग सारे के सारे आंसर देना, अगर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो क्या होगा, बताओ भाई। मुकेश, ओमकार, कपिल, मोहन, सूरज, देवेंद्र, आरती, आप सारे लोग मुझे एक बात बताने का प्रयास करो कि किसी के शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो क्या होगा, बताओ भाई।
अगर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन, सूखा रोग तो विटामिन डी से पड़ चुके हैं मुकेश, यहाँ सूखा रोग नहीं होगा। बेरी बेरी का मतलब सूखा नहीं होगा। बिल्कुल राजा महाराज। बहुत बढ़िया। रॉकॉन ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है एनीमिया। उसके बाद विकास, उसके बाद हम लोग यहां पर देखिए अश्विन, उसके बाद जो है भैया धन सिंह, अतुल। तो आप सभी लोगों ने, अब आप सभी लोगों ने यहां पर करेक्ट आंसर दिया कि सर अगर मान लो, बिल्कुल ब्लड की कमी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन कम होने को हम बोलते हैं एनीमिया। तो आप सभी लोगों ने यहां पर बढ़िया से आंसर दिया कि सर यहां पर एक रोग होगा, उस रोग का नाम होगा एनीमिया। और एनीमिया को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अरक्तता। अरक्तता हम लोग इसको कहते हैं। अब आप लोग यहां पर एक बात और ध्यान देना, और ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब एनीमिया होगा तो मुझे बताओ हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो अब मैं कमेंट में आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम जाएगी। तो मुझे बताओ एनर्जी ज्यादा होगी या एनर्जी कम होगी, जरा कमेंट में बताओ मुझे, एनर्जी ज्यादा होगी या एनर्जी कम होगी, बताओ भाई। कि भाई अगर हमने यहां पर देखा B1 कम तो आरबीसी कम, आरबीसी कम तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो एनीमिया हो गया। और एनीमिया में मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि एनीमिया में मुझे बताओ कि एनर्जी ज्यादा होती है या एनर्जी कम होती है, ये आपको बताना है। बताओ भाई, एनर्जी जो है एनीमिया में कम होगी या ज्यादा होगी। एनीमिया में आपसे पूछ रहा हूं एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, ये आपको बताना है, सिर्फ इतनी सी बात। बताओ भाई सारे के सारे। क्या हुआ भाई, रुक गया। चलिए भैया, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे सारे के सारे, थोड़ा सा आप लोग देखो टेक्निकल इश्यू आया था और टेक्निकल ग्लिच के कारण हमारी जो क्लास है वो इंटरप्ट हुई, क्लास हमारी रुकी। लेकिन आप लोग सारे के सारे क्लास को रिफ्रेश कर लो, जिनको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग क्लास को रिफ्रेश कर लो और फिर से जो है अपन लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, आज टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू है, उसके कारण आप लोग देखोगे कि भाई जो है हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर तो हम यहाँ पर वापस से आते हैं। देखो, अगर आप यहां पर देखोगे तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर मान लो B1 कम हो जाए तो B1 कम होगा तो आरबीसी कम होगा, आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण जो बीमारी होगी उसको हम बोलते हैं एनीमिया, अरक्तता। और अरक्तता अगर हो गया किसी को तो आप लोग देखोगे उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी। और जब उसके अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो उसके अंदर मांसपेशियों में मोशन नहीं होगा। तो आप लोग यहां पर देखो मांसपेशी में जो गति है वो कम होगी, तो मांसपेशी की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मांसपेशी, तो हमारा हार्ट तो पूरा मांसपेशियों से बना है, तो सर हार्ट का मोशन भी कम हो जाएगा। और जब हार्ट का मोशन कम होगा तो क्या समस्या आएगी, मुझे बता दो आप लोग सारे के सारे कि सर अगर हमारे हृदय की गति जो है, हृदय की गति जो है सर वो अगर रुक गई तो उसके कारण जो समस्या आएगी उसको हम लोग बोलेंगे हार्ट अटैक।
तो उसके कारण हम लोग उससे क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक कहेंगे। और हार्ट अटैक को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि सर हार्ट अटैक जो है वही B1 की कमी से होने वाला रोग है जिसका नाम है बेरी बेरी। तो भाई बेरी बेरी में आप एक बात याद रखना, बेरी बेरी में क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि B1 कम, आरबीसी कम, आरबीसी कम तो हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम तो एनीमिया, अरक्तता। और अगर खून की कमी हुई तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं होगी, जिससे मसल मोशन नहीं होगा, हार्ट में मोशन नहीं होगा, और हार्ट में मोशन नहीं होगा तो इसी बीमारी को हम बोलेंगे बेरी बेरी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। चलिए, हाँ, तो आप लोगों ने यहां पर देखा। अब मैं आपको यहां पर एक और चीज बताता हूं, आप लोग सारे के सारे यहां पर ध्यान देना कि भाई ये तो हमने देख लिया कि एक तो ये हो गया, अब दूसरा और क्या हो सकता है। और अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि अगर B1 कम हो जाए, अगर B1 विटामिन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आप लोग देखो इससे डाइजेशन भी कम होता है। डाइजेशन हिंदी में हम लोग बोलेंगे पाचन। इसमें आप लोग देखोगे कि सर इसमें पाचन भी जो है वो क्या होता है, कम होता है। और जब पाचन कम होता है, देखो B1 कम तो पाचन कम, और पाचन कम तो मुझे एक बात बताओ, भूख तुम्हें ज्यादा लगेगी या कम लगेगी। पाचन मतलब आप लोग देखोगे हमारे पेट में छोटे छोटे पार्ट में क्या करना, टूटना। तो जब टूटेगा ही नहीं खाना हमारा तो आपको भूख कम लगेगी। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि भाई आपको जो है भूख कम लगने वाली है। और जब आप लोग यहां पर देखोगे कि भाई भूख कम लगेगी, तो फिर आप लोग देखोगे कि सर हमारा जो भार है वो घटने लगेगा, वेट लॉस होगा। वेट जो आप लोग देखोगे कि जो वजन है वो क्या होगा, वेट लॉस होगा, वजन कम होने लगेगा। तो वजन जो आप लोग देखोगे वो क्या होगा सर, वजन कम होगा। और जब वजन तेजी से गिरेगा कि भाई B1 कम, डाइजेशन कम, भूख कम, वजन कम, और वजन कम, तो इसको हम बोलेंगे एनारेक्सिया। एनारेक्सिया, तो हिंदी में भी इसको हम बोलेंगे एनारेक्सिया। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बीमारी, जो कि किसकी कमी से होती है, एनारेक्सिया अगर आपसे पूछा जाए तो एनारेक्सिया आप लोग यहां पर याद रखना कि सर जो एनारेक्सिया है ये किसकी कमी से होता है, आंसर होगा B1। तो B1 की कमी से आप लोग देखोगे एनारेक्सिया हमें होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को B1 की कमी से दोनों चीजें बताई कि भाई बेरी बेरी भी हो सकता है B1 की कमी से, और दूसरा मैंने आप लोगों को यहां पर ये भी बताया कि एनारेक्सिया भी हो सकता है। एनारेक्सिया का मतलब क्या होता है, एनारेक्सिया का मतलब ये होता है लगातार तेजी से जो वेट लॉस होता है, उस वेट लॉस की समस्या को हम लोग क्या बोलते हैं, एनारेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहां से। चलिए ठीक है।
चलो भाई, तो आप लोग यहाँ पर एक चीज ये देखोगे, टेक्निकल एरर के कारण आज अपनी जो क्लास है वो प्रॉपर नहीं हो पाई। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देखोगे लास्ट में जो है गड़बड़ हुई थी। अब आप लोग यहाँ पर देखो, जो हम पढ़ रहे थे ना, वो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भाई B1 जो है वो अगर कम हो जाए तो डाइजेशन कम होता है, डाइजेशन कम होता है तो आप लोग देखो भूख कम लगती है, भूख कम लगती है तो वेट लॉस होता है, वेट लॉस होने के कारण आप लोग जो समस्या आती है उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। तो हमने दोनों यहां पर देखा, दोनों आप लोगों ने यहां पर देखा। आज थोड़ा सा आप लोग देखोगे प्रॉब्लम हो रही है इंटरनेट के कारण, जो आप लोग देखोगे थोड़ा सा जो है कि गड़बड़ हो रही। तो आज अपना जो सेशन है उसको यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और सॉरी भैया आज के लिए, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा टेक्निकल इशू ज्यादा रहा हमारी क्लास में, ठीक है।